बड़ा सा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। स्टेज पर मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। एंकर एक एक करके सबके नाम अनाउंस कर रही थी। उसी दौरान 2 मेहमान थोड़े लेट हो गए थे। सबका माल्यार्पण चल रहा था। बैक स्टेज में प्रिया हड़बड़ी में इधर उधर घूम रही थी। उसे मेहमानों को फूल देने जाना था। तभी दरवाजे पर एक आदमी बैग लेकर आता है। प्रिया उसे देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंचती है। वह उसका दोस्त प्रदीप था। प्रदीप ने कहा, प्रिया, ये लो तुम्हारा बैग। बड़ी मुश्किल से इसे ला पाया हूँ। अंकल आंटी ने 100 सवाल पूछ लिए थे, पर तुम्हारी भाभी ने संभाल लिया। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। प्रिया ने बैग लेकर थैंक यू कहा और अंदर आ गई। इस बीच स्टेज पर वे दोनों लेट आए मेहमान भी पहुंच चुके थे, मगर प्रिया ने उनका अनाउंसमेंट नहीं सुना क्योंकि वह प्रदीप से बातों में बिजी थी। अचानक एंकर ने प्रिया का नाम पुकारा। उसे उन्हीं गेस्ट को फूल देने थे। यह स्कूल का बड़ा फंक्शन था जहां शहर और देश के खास लोगों को सम्मानित किया जा रहा था। यह पूरे स्टेट का बड़ा स्कूल था। प्रिया जल्दी जल्दी स्टेज की ओर बढ़ी। उसने गोल्डन कलर की जरी वर्क वाली साड़ी पहन रखी थी। सचमुच वह बेहद सुंदर लग रही थी। उम्र 30 की हो चली थी, मगर चेहरे का तेज अब भी 20 साल की लड़की जैसा था। स्टेज पर आते हुए प्रिया की नजरें झुकी हुई थी। वह बीच में पहुंची, हाथों में फूल थे। तभी सामने खड़े 2 मेहमानों में से एक का नाम पुकारा गया। मिस प्रिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव फ्लावर टू मेजर शेखर। प्रिया ने झट से नजरें उठाईं। सामने मेजर शेखर खड़े थे। वे आगे बढ़े और प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। शेखर भी उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने चेहरे और सिर पर हाथ फेरा। उसी समय एंकर ने अगला अनाउंसमेंट किया, मिस रोहिणी, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव द फ्लावर्स टू मिसेस शेखर। यह सुनकर प्रिया की निगाहें उस लेडी पर गईं, फिर शेखर की तरफ। उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। वह तुरंत वहां से भागकर बैक स्टेज चली गई। शेखर उसके पीछे जाना चाहते थे, मगर प्रिंसिपल ने रोक लिया और उन्हें बाकी मेहमानों के साथ बैठा दिया। प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त रोहिणी ने उसे भागते देखा और उसके पीछे चली गई। प्रिया हड़बड़ी में अपना बैग उठा रही थी। रोहिणी ने पूछा, प्रिया, तुम ऐसे क्यों जा रही हो? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी फ्लाइट तो रात 8 बजे की है, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं और फंक्शन भी चल रहा है। लेकिन प्रिया ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वह बस बैग उठाकर निकल पड़ी। रोहिणी बार बार पूछती रही, मगर प्रिया कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में शेखर भी बैक स्टेज आ पहुंचे। रोहिणी उस समय किसी काम में व्यस्त थी। शेखर को देख उसने पूछा, सर, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए? शेखर ने इधर उधर देखते हुए पूछा, प्रिया कहाँ है? रोहिणी हैरान हुई, आप प्रिया को कैसे जानते हैं? शेखर ने दोबारा आग्रह किया, फॉर गॉड सेक, बताइए प्रिया कहाँ है? मुझे उससे बात करना बहुत जरूरी है। रोहिणी ने कौतूहल से पूछा, क्या आप वही आर्मी ऑफिसर हैं? शेखर ने गहरी सांस ली, हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन आप तो। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बोला, मेरा पूरा नाम और पता सब आपको बता दूंगा, पहले यह बताइए प्रिया कहाँ है? रोहिणी बोली, प्रिया तो अहमदाबाद चली गई है। वहाँ उसने नई जॉब ज्वाइन की है। प्लीज आप मुझे उसका एड्रेस दीजिए, शेखर ने आग्रह किया। एड्रेस लेकर शेखर सीधा एयरपोर्ट पहुंचा। वहां इंक्वायरी करने पर उसे पता चला कि प्रिया ने फ्लाइट पकड़ी ही नहीं थी। उसने तुरंत रोहिणी को फोन लगाया। हेलो रोहिणी, प्रिया ने तो फ्लाइट ही नहीं ली। वह कहाँ गई है? सच बताओ। रोहिणी घबराई सी बोली, सर 1 मिनट दीजिए, मैं उसके घर फोन करती हूँ।
शायद वह वहीं गई हो। उसका फोन भी तो यही है। उसने फोन काटा और तुरंत प्रिया के घर फोन लगाया। उसकी सांस गले में अटक गई जब पता चला कि प्रिया घर भी नहीं पहुंची, बल्कि घर वालों से तो उसने कहा था कि वह अपनी दूसरी दोस्त कांता की शादी में जा रही है। रोहिणी ने तुरंत फिर शेखर को फोन लगाया। सर, प्रिया घर पर भी नहीं है। उसने तो बस बहाना बनाया था। कल उसके लिए लड़के वाले आने वाले थे। वह यह शादी नहीं करना चाहती थी। सच कहूँ तो वह आज भी आपसे ही प्यार करती है, आपका ही इंतजार कर रही है। मुझे सब पता है। उसके परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसने अहमदाबाद के एक स्कूल में जॉब ली थी। वहीं जाने वाली थी। अगर वह वहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ गई? मुझे बहुत चिंता हो रही है। रोहिणी की बातें सुनकर शेखर के पसीने छूट गए। वह गहरे चिंता में पड़ गया। उसने रोहिणी से प्रिया के घर का पता लिया और वहाँ पहुँच गया। उसने प्रिया के परिवार को सब सच बताया, अपना और प्रिया का रिश्ता। परिवार वाले हैरान रह गए। प्रिया ने कभी घर में इसका जिक्र ही नहीं किया था, बस शादी से इनकार कर देती थी। अब सभी लोग चिंता में पड़ गए और प्रिया को ढूंढने निकल पड़े। शेखर परेशान था, कहीं उसने खुद को कुछ कर न लिया हो। मैंने उसे देखते ही बात क्यों नहीं की? वह खुद को कोसते हुए पूरे शहर में चक्कर लगाता रहा, लेकिन प्रिया का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार सब लोग पुलिस के पास पहुँचे। पुलिस ने भी पूरी कोशिश की, मगर प्रिया नहीं मिली। शेखर अहमदाबाद गया, जहां प्रिया को जॉब ज्वाइन करनी थी, मगर वहां भी वह नहीं मिली। थककर शेखर एक पार्क में जाकर बैठ गया और उसकी यादों का सिलसिला चल पड़ा। उसे अहमदाबाद की पहली मुलाकात याद आई। प्रिया और शेखर पहली बार रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान पर मिले थे। दोनों पानी की बोतल लेने पहुंचे। दुकानदार ने सिर्फ एक बोतल टेबल पर रखी थी। दोनों ने एक साथ बोतल उठाई। उसी पल पहली बार एक दूसरे को देखा। पहली नजर में ही प्रिया की छवि शेखर के दिल में उतर गई थी, मगर प्रिया जल्दी में थी। उसने बोतल खींच ली और चली गई। शेखर बस उसे देखता रह गया। दूसरी मुलाकात भी अहमदाबाद में हुई। इस बार एक सड़क किनारे कपड़ों की दुकान पर। शेखर अपनी माँ के साथ मंदिर गया था। माँ ने माता की चुन्नी लाने भेजा। दुकानदार ने चुन्नी काउंटर पर रखी। उसी समय प्रिया भी वहाँ पहुँची और दोनों के हाथ एक ही चुन्नी पर पड़े। इस बार शेखर ने हाथ नहीं छोड़ा। वह प्रिया से बात करना चाहता था। प्रिया बोली, देखिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज आप दूसरी ले लीजिए। पहली बार प्रिया ने उससे बात की थी। शेखर ने मुस्कुराते हुए चुन्नी छोड़ दी। वह कुछ कह नहीं पाया। प्रिया मुस्कुराई और बोली, थैंक यू, और चली गई। शेखर तो बस वहीं खोया रह गया। दुकानदार की आवाज ने उसे होश में लाया, मगर प्रिया जा चुकी थी। तीसरी मुलाकात अस्पताल में हुई। शेखर अपने पापा के साथ चेकअप के लिए आया था। पापा को अंदर ले गए थे और शेखर बाहर टहल रहा था। तभी सामने से प्रिया एक लेडी के साथ आती दिखी। प्रिया के हाथ में एक फाइल थी। वह उसे पलट पलट कर देख रही थी और किसी से बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली और फाइल के कुछ कागज उड़कर शेखर की ओर आ गिरे। प्रिया भागकर उन्हें समेटने लगी। एक पेपर शेखर के हाथ में आ गया। प्रिया उसके पास पहुंची और वह पेपर उससे लेते हुए मुस्कुराई। अरे, थैंक यू अगेन। मेरा नाम प्रिया है। आपने तीसरी बार मेरी हेल्प की है। शेखर भी मुस्कुराया और बोला, हेलो, मेरा नाम शेखर है। इतना कहते ही उसके पापा बाहर आ गए। नर्स ने आवाज लगाई। शेखर तुरंत पलटा और अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें ले आया। जब वह दोबारा मुड़ा तो प्रिया वहां नहीं थी। शेखर थोड़ी देर तक मायूस खड़ा रहा। कुछ दिन बाद शेखर अपने भाई गौरव के कॉलेज के फंक्शन में बैठा था। उसी कॉलेज में प्रिया भी पढ़ती थी। वह उसका आखिरी साल था। स्टेज पर प्रिया का डांस था।
शेखर उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। डांस खत्म होने के बाद सभी लोग कॉलेज के बाहर खड़े थे। प्रिया टैक्सी का इंतजार कर रही थी। शेखर अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा। मुस्कुराते हुए बोला, हाय, पहचाना मुझे? प्रिया ने उसकी तरफ देखा। ओह, आप हैं। मैं टैक्सी का वेट कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं। शेखर बाइक से उतरकर बोला, अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपको छोड़ दूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं गौरव का भाई हूँ। प्रिया बोली, गौरव? उसे तो मैं जानती हूँ, मुझसे 1 साल जूनियर है। ठीक है, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। इतना कहकर वह बाइक पर बैठ गई। शेखर उसे उसके घर तक छोड़ आया। घर पहुंचकर प्रिया ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और अंदर चली गई। किस्मत कहे या शेखर का लक, इसके बाद वह बार बार प्रिया से टकराने लगा, कभी मंदिर में, कभी शॉपिंग मॉल में, तो कभी आइसक्रीम की दुकान पर। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। सिर्फ 1 महीने के अंदर दोनों में एक अजीब सा लगाव बन गया। इसी पार्क में जहां आज शेखर बैठा था, उसने पहली बार प्रिया से अपने प्यार का इजहार किया था। प्रिया ने हंसते हुए हाँ कहा और शेखर के गले लगकर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी। इतने दिनों में भी दोनों ने कभी एक दूसरे का फोन नंबर नहीं लिया था। एक दिन वही हुआ, दोनों फिर से उस पार्क की आइसक्रीम की दुकान पर टकरा गए। शेखर उस दिन अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में आया था। प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। शेखर ने जल्दी से कहा, प्रिया, मुझे अभी जाना है, इमरजेंसी है। तुमने अभी तक अपना फोन नंबर भी नहीं दिया। तुम्हारी कंडीशन थी कि जब तक हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानेंगे, नंबर शेयर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे तुम ही बताओ। प्रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने अपने पर्स से एक छोटी बुक निकाली और उसमें अपना नंबर लिखा और पन्ने को फाड़कर उसे दे दिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। शेखर ने उसके माथे को चूमा और वहां से निकल पड़ा। पलट कर बस एक बात बोला, मैं लौट कर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। प्रिया ने नम आंखों से शेखर को विदा किया था। उसने प्रिया की दी हुई एक चिट अपने वॉलेट में रख ली और सीधा आर्मी कैंप के लिए निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान मैदान में भागदौड़ में शेखर का वॉलेट कहीं गिर गया। वह उसे ढूंढने में लगा रहा कि तभी कुछ गोलियां उसे लग गईं। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आर्मी ऑफिसर तुरंत उसे आर्मी कैंप ले आए। इलाज शुरू हुआ, मगर ज्यादा खून बह जाने के कारण वह कोमा में चला गया। पूरा 1 साल बीतने के बाद उसे होश आया और जिस दिन आंखें खुली, उसी दिन वह अहमदाबाद के लिए निकल पड़ा। मगर वहां जाकर उसे प्रिया नहीं मिली। उसके घर पहुंचा तो वहां कोई और किराएदार रह रहे थे। उसने हर मुमकिन जगह ढूंढा, मगर नतीजा वही, प्रिया कहीं नजर नहीं आई। इस बीच उसे सख्त आदेश दिए गए कि वह इलाज के लिए वापस लौटे। मजबूर होकर शेखर फिर आर्मी कैंप चला गया। वह दिन था और आज का दिन शेखर लगातार आर्मी की ड्यूटी में ही डूबा रहा। 10 साल गुजर गए। वह अक्सर खुद को कोसता, क्यों मैंने प्रिया को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तुम कहाँ हो प्रिया? प्लीज वापस आ जाओ। तभी अचानक उसका फोन बजा। हेलो सर, प्रिया मिल गई है। रोहिणी की आवाज सुनते ही शेखर की आंखों में चमक दौड़ गई। क्या? कहाँ है? जल्दी बताओ रोहिणी। रोहिणी बोली, प्रिया चेन्नई में है, अपनी नानी के घर। पूरी बात तो नहीं पता। मेरे पास उनका नंबर था, एक बार मैं वहां गई भी थी। मैंने कॉल किया था तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मगर कुछ देर बाद उन्होंने खुद मुझे फोन किया। आप वहीं जल्दी पहुंचिए, मैं भी निकल रही हूँ। इतना सुनते ही शेखर तुरंत खड़ा हो गया। बिना देर किए चेन्नई के लिए रवाना हो गया। उधर प्रिया के घर वाले भी चेन्नई पहुँचे, उसकी नानी के घर। बड़े से बगीचे के बीच प्रिया बैठी थी। उस समय वह घर में नहीं, बल्कि दूर एक पेड़ के नीचे गुमसुम और मायूस होकर बैठी थी।
धीरे धीरे शेखर उसके पास आकर बैठ गया। उसके बगल में बैठकर उसने नरमी से कहा, एक बार, बस एक बार मुझे बोलने का मौका तो दिया होता। शेखर की आवाज सुनकर प्रिया चौंक गई। हैरानी से मुड़कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। आप आए कैसे? किसने बताया आपको कि मैं यहाँ हूँ? मैंने नानी माँ से कहा था कि किसी को मत बताना मैं यहाँ हूँ। वहाँ पापा मेरी शादी करा देंगे। और आपने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? आंखों में आंसू लिए प्रिया बोलती चली गई। आपके वो 2 आखिरी शब्द, मैं लौट कर आऊंगा, मेरा इंतजार करना, इन्हीं के लिए मैंने पूरे 10 साल इंतजार किया। बड़े भैया की शादी हो गई, छोटी बहन की भी शादी हो गई। घर वाले बार बार पूछते रहे कि मैं क्यों शादी से मना करती हूँ, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं चाहती थी कि जब आप लौटेंगे तो मैं आपको दिखाकर वजह बताऊंगी, लेकिन आप लौटे ही नहीं। आए तो भी कैसे? अपनी पत्नी के साथ, मिसेस शेखर के साथ। क्या यही था आपका वादा? बस आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रिया की हालत देखकर शेखर ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। बस प्रिया, अब मत रो, गलती मेरी है। मुझे स्टेज पर ही सब कुछ साफ बता देना चाहिए था। प्रिया, वो मिसेस शेखर मेरी पत्नी नहीं है, वो तो मेजर राजशेखर की पत्नी है। अनाउंसमेंट में एंकर से गलती हो गई थी। मेजर राजशेखर मेरे साथ आर्मी में हैं। वह फंक्शन में नहीं आ पाए, इसलिए उनकी पत्नी आई थी। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं अभी तुम्हारी उनसे बात करा देता हूँ और अब बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मैं वापस नहीं आ पाया। यह कहकर शेखर ने प्रिया को अपने शरीर पर लगी गोलियों के निशान दिखाए। कई गहरे घावों के निशान देखकर प्रिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। वह कांपते हाथों से उसके सीने पर हाथ फेरने लगी और रो पड़ी। शेखर ने उसका चेहरा उठाकर कहा, प्रिया, यह तो तुम्हारा प्यार ही था जिसने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। प्रिया आंसू पोंछते हुए उससे लिपट गई। माफ करना शेखर, पूरी बात जाने बिना मैंने आपको गलत समझा। आप नहीं आए और इस बीच पापा का रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने पहले ही पुणे में घर ले लिया था। भैया की नौकरी भी वहीं लग गई थी, इसलिए हम सब पुणे चले गए। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने गौतम से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। उसने अपना नंबर बदल दिया था और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। मेरे पास आपके इंतजार के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। उस दिन स्टेज पर आपको मिसेस शेखर के साथ देखा तो मुझे लगा वह आपकी पत्नी है। मेरी समझ बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं अहमदाबाद जाने वाली थी, लेकिन बस पकड़कर चेन्नई चली आई। मेरी भी गलती थी, मुझे रुककर आपसे बात करनी चाहिए थी। इतना कहकर प्रिया रोने लगी। शेखर ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। तभी वहाँ रोहिणी और बाकी घर वाले आ गए। दोनों को देख वे झट से अलग हो गए। नानी मुस्कुराते हुए आगे आई। अच्छा, तो यही वजह थी कि हमारी लाडो नानी के घर चुपके से आई थी। कहा तो था किसी को मत बताना, लेकिन बताना तो जरूरी था, वरना यह लव स्टोरी पूरी कैसे होती। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। शेखर ने प्रिया का हाथ पकड़कर आंखों से इशारे में कहा, आई लव यू। प्रिया ने भी अपनी नजरों से वही इजहार किया। तभी रोहिणी ने प्रिया का फोन उठाया और बोली, अरे पहले ये सारे काम छोड़ो, सबसे जरूरी काम करो, एक दूसरे का नंबर सेव कर लो। एक बार नहीं किया तो 10 साल निकल गए, अब जल्दी जल्दी करो। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। कहते हैं, चाहे कितने भी साल क्यों न बीत जाए, किस्मत की लकीरों में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। जिसे जब मिलना होता है
वह उससे मिलकर ही रहता है। यही तो सच्चे प्रेम की गहराई है और किस्मत का कनेक्शन।